हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। जितने भी प्लांट्स हैं, ह्यूमन है और एनिमल्स है, सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स अपना भोजन, अपना फूड खुद ही अपनी बॉडी में बना लेते हैं, जबकि ह्यूमन और एनिमल्स को दूसरे प्लांट्स और एनिमल पर डिपेंड होना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार हमारे को फूड की रिक्वायरमेंट ही क्यों होती है। तो फूड इनटेक करने से ही हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हमारी बॉडी की अलग अलग एक्टिविटीज़ जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन आदि होता है। अब इतनी सारी जनसंख्याओं को खाना प्रोवाइड कराने के लिए खानों का प्रॉपर प्रोडक्शन, रेगुलर मेंटेनेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी होता है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस 10,000 BCE से पहले लोग नोमैडिक जीवन जिया करते थे। नोमैडिक का मतलब होता है लोगों का कोई परमानेंट हाउस नहीं होता था, वो इधर उधर भटकते रहते थे और जंगलों से या इधर उधर से जो भी फूड मिलता वो ये खाया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया और तब से कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया गया है। When plants of same kind are cultivated at one place on large scale, it is called crop. क्रॉप मतलब क्या होता है कि जब एक ही तरह के पौधे एक ही जगह पे लंबे स्केल में उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। अलग अलग तरह के क्रॉप्स होते हैं जैसे सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आदि। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, एक वास्ट कंट्री है। यहाँ पे अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग डाइवर्सिटी है, मिट्टी के टाइप अलग अलग है। इसलिए इंडिया में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है। इंडिया के फसलों को हालांकि हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है खरीफ क्रॉप और एक होता है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में उगाया जाता है जो कि जून से सितंबर के बीच में होता है। खरीफ क्रॉप में पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन उगाया जाता है, जबकि रबी क्रॉप विंटर सीजन में उगाया जाता है अक्टूबर से मार्च तक। इसमें वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड उगाया जाता है। क्रॉप कल्टीवेशन के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस है जो फार्मर्स को करनी पड़ती है। टोटल 7 प्रैक्टिसेस है, जिनमें से फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी को तैयार करना। उसके बाद होता है सोइंग यानी कि बीज बोना। उसके बाद होता है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, खाद डालना। इरिगेशन यानी कि पानी डालना, सिंचाई करना। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स जंगली पौधे होते हैं जो खेतों में लग जाते हैं, उससे बचाना क्रॉप्स को। हार्वेस्टिंग यानी कि फसलों को काटना। और लास्ट में होता है स्टोरेज यानी कि जो फसल कट गए हैं उसको सही तरीके से स्टोर करके रखना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एग्रीकल्चर का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें मिट्टी को प्लो करके यानी कि खोद के सॉफ्ट बनाया जाता है। मिट्टी को अच्छी तरह से फार्मर्स खोदते हैं जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए और प्लांट के रूट्स अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो पाए। आपको ये भी पता होगा कि मिट्टी में अर्थवॉर्म और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो फार्मर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। वे खेतों में फर्टिलिटी देते हैं और खेतों की न्यूट्रिएंट को भी बढ़ाते हैं। तो जब हम मिट्टी को अच्छी तरह से खोदते हैं तो यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अर्थवॉर्म भी अच्छी तरह ग्रो कर पाते हैं और मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट है वो सही तरीके से मिक्स हो पाता है। कभी कभी जब खेत बिल्कुल ड्राई होता है तो प्लॉइंग करने से पहले उसमें कुछ पानी भी मिलाया जाता है जिससे कि मिट्टी सॉफ्ट हो जाए। अक्सर देखा गया है कि खेतों में मिट्टी के लम्प्स बन जाते हैं। उन लम्प्स को भी ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो रूट अच्छी तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। कभी कभी मैन्योर को भी पहले ही मिला दिया जाता है जिससे कि मैन्योर या फर्टिलाइजर भी अच्छी तरह खेतों में मिल जाए। अब है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में एक होता है प्लो का यूज़ बहुत पहले से ही होते आया है। प्लो का इस्तेमाल मिट्टी को खोदने के लिए, वीड्स हटाने के लिए और फर्टिलाइजर डालने के लिए किया जाता रहा है। ये लकड़ी का बना होता है और इसको बैल या फिर ट्रैक्टर से या किसी दूसरे जानवर से खींचा जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप की तरह होता है और इसमें एक लंबी सी लकड़ी भी लगी होती है जिसे प्लो सैफ्ट कहते हैं। इसके अलावा होए भी एक सिंपल टूल है जो वीड्स को रिमूव करने और मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें भी एक लंबी सी लकड़ी लगी होती है और एक आयरन होता है। लास्ट में एक लोहे का बेंड पार्ट होता है जो मिट्टी को खोदने के काम करता है। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है तो कल्टीवेटर का यूज़ किया जाता है। कल्टीवेटर ट्रैक्टर्स के जरिए यूज़ करते हैं, इससे मेहनत और समय भी बचता है। नेक्स्ट स्टेप है सोइंग मीन्स बीज डालना। पहले ट्रेडिशनल तरीके से बीज को डाला जाता था
पहले इंसान हाथ से या जानवरों की मदद से बीज डालते थे खेतों के अंदर। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है और मशीन्स के द्वारा, जिसको सीड ड्रिल कहते हैं, सीड ड्रिल के द्वारा सीड को डाला जाता है। सीड यानी बीज को भी प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ में हमें डालना चाहिए। अगर सीड्स ऊपर ऊपर रह जाएंगे तो कोई भी जानवर या चील कौवे उसे खा सकते हैं, और अगर सीड बिल्कुल गहराई में डाल दिया जाएगा तो उसको निकलने में, कल्टीवेट होने में टाइम लग सकता है, या हो सके वो कल्टीवेट नहीं भी हो पाए। सीड को प्रॉपर डिस्टेंस में भी रखा जाता है जिससे कि ओवर क्राउडिंग ना हो सके। किसान अच्छे और ख़राब सीड की पहचान ऐसे करते हैं कि सीड्स को पानी में भिगोया जाता है। पानी में भिगोने से जो खराब सीड होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं और अच्छे सीड नीचे बैठ जाते हैं। ऐसा आप अपने घर में भी कर सकते हैं। छोले, राजमा या चनों को पानी में डालकर देखिए। जो पार्ट ऊपर आ जाएगा इसका मतलब वो खराब है, अंदर से खोखला है, और जो पार्ट अंदर दब जाएगा, अंदर चला जाएगा, वो अच्छा है और हेल्दी है। इसके बाद अगला स्टेप होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर फार्मर ऐड करते हैं जिससे कि मिट्टी की न्यूट्रिएंट बरकरार रहे। बार बार एक ही खेत में खेती करने से मिट्टी की न्यूट्रिएंट खत्म होते चली जाती है और प्लांट सही तरीके से ग्रो नहीं हो पाते हैं। इसके लिए मैन्योर या फर्टिलाइजर में से कुछ एक डाला जाता है। मैन्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो सब्जियों के छिलके या फिर प्लांट वेस्ट से ही तैयार किया जा सकता है। मैन्योर मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और मिट्टी का टेक्सचर को भी इन्हांस करता है, जबकि फर्टिलाइजर केमिकल होता है, इनऑर्गेनिक होता है और ये फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, जैसे अमोनियम, फॉस्फेट, अमोनिया, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। मैन्योर और फर्टिलाइजर में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस से बना होता है, जैसे कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यू, सब्जी का छिलका, अंडे का छिलका एक्सेट्रा से, जबकि फर्टिलाइजर मैन मेड होता है और ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। मैन्योर को किसान खेतों में ही प्रिपेयर कर लेते हैं, जबकि फर्टिलाइजर को फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। मैन्योर से खेत में, मिट्टी में बहुत सारे ह्यूमस भी मिलते हैं। ह्यूमस प्लांट की फर्टिलिटी को नेचुरल तरीके से बढ़ाने का काम करते हैं, जबकि फर्टिलाइजर कोई इस तरीके का ह्यूमस नहीं देता है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर को ज़्यादा अच्छे माना जाता है फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में, क्योंकि मैन्योर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। मैन्योर सॉइल को पोरस बनाता है। पोरस का मतलब जिससे कि वो मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा पानी और गैस को होल्ड कर सके। मैन्योर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नंबर को भी बढ़ाता है और सॉइल का टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए फार्मर क्रॉप रोटेशन भी प्रैक्टिस करते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि एक बार में एक फसल लगाना, नेक्स्ट टाइम दूसरा फसल लगाना, उसके बाद तीसरा फसल लगाना, यानी कि हर बार अलग अलग तरीके के फसल लगाए जाते हैं। बीच बीच में फार्मर्स लेगुमिनस प्लांट को भी लगाते हैं। लेगुमिनस प्लांट वैसे प्लांट होते हैं जिनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर मिट्टी में मिलाता है और मिट्टी की न्यूट्रिएंट को नेचुरल तरीके से बढ़ाता है। ये लेगुमिनस प्लांट राजमा, चने, दाल आदि होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होता है इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि सिंचाई। खेतों में पानी डालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी अगर सही समय और सही मात्रा में नहीं मिले तो पौधे सूख जाते हैं। इरिगेशन के लिए रिवर, पॉन्ड, लेक, डैम आदि का यूज़ किया जाता है। पहले ज़माने में कुएं से भी पानी लिया जाता था, और पहले जो इरिगेशन होता था वो उसको रहत या ढेकली कहते थे। इसमें बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता था। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ भी आ गई है और स्प्रिंकल इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन यूज़ किया जाता है। स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन में पानी का वेस्टेज भी कम होता है और सही तरीके से पौधों की जड़ों तक पानी पहुँच भी जाता है। कई बार आपने अपने स्कूल के प्लेग्राउंड या पार्क में देखा होगा, बीच में एक पाइप लगा होता है जो गोल गोल घूमता है और उसका पानी चारों तरफ जाता है, तो ये स्प्रिंकल इरिगेशन है। इसी तरीके से ड्रिप इरिगेशन होता है, जिसमें एक बार खर्चा तो आता है, उसमें खेतों के हर जगह पाइप लगाने पड़ते हैं प्लांट की जड़ों तक, लेकिन उसके बाद कोई खर्चा नहीं होता है और वही पाइप से पानी बूंद बूंद करके खेतों की पौधों की जड़ों तक पहुंचता है और पौधे सही तरीके से ग्रो कर पाते हैं। इसके बाद अगला स्टेप होता है वीडिंग। वीड अननेसेसरी प्लांट होते हैं जो खेतों में अपने आप ही उग जाते हैं। ये एक तरह से जंगली पौधे होते हैं जो हमारे क्रॉप्स की जगह को भी घेरते हैं और उसके न्यूट्रिएंट को भी यूज़ कर लेते हैं। वीड को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हाथ से या सिकल से ही वीड्स को हटाया जाता था, जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता था। आजकल केमिकल आ गए हैं वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स के डाल देने से वीड पहले ही नहीं होते हैं।
इसके बाद अगला स्टेप होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब जब फसल पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तब उसकी कटाई होती है। कटाई होने के बाद उसमें से उसका छिलका हटाया जाता है पौधों का, जैसे कि गेहूं या चावल के ऊपर छिलके लगे होते हैं उसको हटाया जाता है। उन छिलकों को सैफ कहते हैं। इसको हटाने को थ्रेसिंग कहा जाता है। इसके बाद विनोइंग एक मेथड होता है जिससे कि पौधों में जो भी धूल मिट्टी या कुछ गंदगी है उसको साफ कर दिया जाता है। इसके बाद अगला स्टेप होता है स्टोरेज। स्टोरेज लास्ट स्टेप है। स्टोरेज का मतलब होता है जो भी फसल तैयार होकर आया है उसे सही तरीके से स्टोर करके रखना। अगर हम फसल को ऐसे ही खुले में रख देंगे तो उसमें चूहे, कीड़े मकोड़े, हवा, पानी लग जाएगा और वह ख़राब हो जाएगा। कई बार आप लोग न्यूज़ में भी देखते होंगे कि हज़ारों क्विंटल गेहूं, चावल इस तरीके से खुले में रह के ख़राब हो गए हैं। तो इन फूड को सही तरीके से स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज और सिलोज बनाए गए हैं जहां पर ये कवर्ड होते हैं और धूल, मिट्टी, चूहे, जानवरों से बचे होते हैं। कभी कभी हम अपने घर में भी अनाज को स्टोर करते हैं, खानों को स्टोर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि मम्मी या दादी नीम के पत्ते यूज़ करती है। नीम के पत्तों को डालने से भी माइक्रोब्स नहीं लगते हैं और चूहे और कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। अब एक स्टेप और है एनिमल हस्बेंड्री का। आपको पता है कि किसान बीज बोते हैं और लास्ट में 2-3 महीने बाद फसल को काटते हैं। इस बीच उनका बहुत सारा समय खाली रहता है। तो इन खाली समय को यूटिलाइज करने के लिए किसान एनिमल हस्बेंड्री भी करने लगे हैं। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है जानवरों को पालना और उससे दूध, मिल्क, अंडे इत्यादि लेकर उसे बेचना। ये भी फार्मर के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होता है। एनिमल हस्बेंड्री में फार्मर अलग अलग टाइप के जानवरों को पालते हैं, जैसे काओ, बफेलो, ऑक्स, फिशरीज भी करते हैं। खेतों में एक बड़ा सा पॉन्ड भी बना दिया जाता है जिसमें मछली पालन भी कर सकते हैं किसान। अब आपने देखा कि खेती करना एक आसान काम नहीं है। खेती करने के लिए बहुत मेहनत और बहुत सारे प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जब फार्मर खेत को सही तरीके से खेती कर लेते हैं और क्रॉप सही तरीके से उग जाता है तब वो पल किसानों के लिए बहुत खुशी का पल होता है और उसको वो लोग फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। जैसे होली, दिवाली, बैसाखी, ये सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल ही है जो किसान इस खुशी में मनाते हैं कि अब उनका फसल पूरी तरह से तैयार हो चुका है और बाज़ार में बिकने के लिए तैयार है। तो किसान की मेहनत से ही हमारा पेट पलता है और हम लोग खाना खा पाते हैं। अब आपको ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर कमेंट करें और भी चैप्टर के बारे में जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।